कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले तो आप ये जान लें कि मौर्योत्तर काल कौन सा होता है। मौर्य धन उत्तर यानी मौर्य के बाद का, मौर्य वंश के बाद का जो काल है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल के बाद ही आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण के आक्रमण हुए थे। ये सारे कौन से काल कहलाते हैं? मौर्योत्तर काल कहलाते हैं। ठीक, तो उन्हीं से संबंधित, मतलब पूरा ये मौर्योत्तर काल डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, उनमें से कुछ पॉइंट जो उठाए मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चुनिंदा पॉइंट का कलेक्शन है, आप देख लीजिए, इससे एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक, समझ रहे हैं? जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है, पंचांग माने क्या होता है? कैलेंडर। वैसे तो आजकल केवल लोगों को इंग्लिश वाला ही कैलेंडर याद रहता है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो ब्रिटिश लोगों का है, उनको ही हम लोग फॉलो करके उनका याद किए हुए हैं। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? वो शक संवत पर ही आधारित है। ठीक, अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 से। यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? 1947 में, आज़ादी के 10 साल बाद। और संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। संविधान लागू होने के 7 साल बाद 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर तो अपनाया ही गया है। अगर ना अपनाया गया होता तो अब तक हम लोग को याद थोड़ा ना होता। जो चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं आपको वही तो याद है, जो चीज़ें छोड़ दी गई वो थोड़ा ना आप याद किए हैं। जैसे आज आपको चेन्नई नाम कितना वो लगता है, अब थोड़ा ना आप मद्रास 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 उसको कह रहे हैं। अब तो चेन्नई नॉर्मल हो गया है कि नहीं? अब जैसे अभी रिसेंटली में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कह दिया गया है। तो अभी कुछ दिन आदत लगते हुए समय लगेगा, क्योंकि अभी नया नया ही चेंज हुआ है। लेकिन जो चीज़ें आज़ादी के बाद तुरंत चेंज कर देंगी, उसके बाद कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, तो उनके लिए तो अब नॉर्मल हो गया है ना। पुष्यमित्र अंतिम मौर्य वंशीय शासक बृहद्रथ का सेनापति था। ये पॉइंट ठीक। फिर हम बता रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ 20 से पॉइंट उठा के कलेक्ट किया गया है, एक एक टॉपिक डिस्कस नहीं हो रहा है। ठीक, ये बात स्पष्ट रहे आपको। लेकिन वो पॉइंट हैं जो प्रश्न सीधे सीधे बनेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका बेटा बिंदुसार था और उसका बेटा अशोक, जो मौर्य वंश में सबसे महान सम्राट था। इनफैक्ट पूरे प्राचीन भारत में सबसे महान सम्राट कौन है? अशोक ही है। तो मौर्य वंश के बाद ही कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक, ये पूछता बहुत है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ही करी थी। और कैसे हत्या करी थी? ये इसका सेनापति था। ठीक, इसको मार के शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग के बाद कौन सा वंश आता है? कर्ण वंश आता है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए, मगध साम्राज्य पे टोटल कितने वंश ने शासन किया है? 7 वंश ने। किसने किसने? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। ये 7 वंशों ने शासन किया है। तो उस हिसाब से शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? कर्ण वंश। इसके संस्थापक कौन है? वसुदेव। याद रखिएगा, ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण के पापा का क्या नाम था? वासुदेव नाम था, तो ये वसुदेव थे। ठीक, अगला लिखा है, चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। ये सीधे वनडे एग्जाम में तो ऐसा सीधे ही पूछता है कि चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। 4 नाम दे देगा तो आपको खारवेल याद रखना है। खारवेल कौन से धर्म का संरक्षक था? देखिए, पहले राजा अलग अलग धर्म को संरक्षण दिया करते थे। ठीक, जैसे मौर्य वंश में ही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का फॉलोवर था, बहुत संरक्षण उसको दिया था। बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा ही उन्होंने प्राण अपने त्यागे थे। इसके बाद बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था। और उसके बाद अशोक, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था, कलिंग युद्ध के विजय के पश्चात। इंटरेस्टिंग बात है, विजय के पश्चात ना, हारने के पश्चात नहीं। जैसे मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हार के बाद इंसान का मन टूट जाता है, फिर हटता है। लेकिन
कितनी अनोखी बात है कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद उनको लगा कि नहीं ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हिंसा बहुत हो गई थी ना, मन द्रवित हो गया। आइए, तो खारवेल वैसे ही कौन सा धर्म का संरक्षक था? जैन धर्म का। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार बेगार, बिना बेगार, ये बेगार माने क्या होता है पहली बात तो जान लीजिए। जैसे जब भी आप कोई काम करते हैं, ठीक, कहीं सर्विस देते हैं तो उसको, या मजदूरी करते हैं, देखिए सर्विस तो एक अच्छा शब्द हो गया, जब आप मजदूरी करते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट मिलती है, ठीक, बेगारी मिलती है, ठीक है, बगैर बेगार के कोई काम नहीं होता। तो बेगार, ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? रुद्र दामन ने करवाया था। ये कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश का क्षेत्र कहाँ का था? मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, 3 जगह था, ठीक। भड़ौच क्या था? भड़ौच सातवाहन काल का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह नगर था। ये सीधा सीधा यही पूछेगा, ये याद रखिएगा, एक नगर का नाम है, ठीक। ये प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, बंदरगाह नगर था। कौन से काल का? सातवाहन काल का। आप खुद देखें, बंदरगाह नगर क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, ये तीनों ही राज्य आज के समय में कहाँ तटीय राज्य है ना, तो तटीय राज्यों में ही तो बंदरगाह की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं यूपी में कोई बंदरगाह नगर है? अरे भाई, जब समुद्र ही नहीं है तो बंदरगाह नगर कहाँ से हो जाएगा? समझ रहे हैं बात? बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आइए, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि कौन सी लिखते थे उन लोग? ब्राह्मी लिपि लिखते थे। अभी हम लोग की भाषा कौन है? वैसे तो 8वीं अनुसूची में हमारी टोटल कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में? 22 भाषाएं हैं। लेकिन ये हिंदी भाषी प्रदेश वाले हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग भाषा कौन सी बोलते और लिखते हैं? हिंदी। लिपि कौन सी इस्तेमाल करते हैं? देवनागरी, ठीक। और हमारी राजकीय भाषाएं टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। जो भी भाषाएं हैं सब 22 भाषाएं राजकीय हैं। लेकिन सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, और लिखते ब्राह्मी में थे। ऐसे ही मुगलों की आधिकारिक भाषा, जब जब शासन बदलता गया लोगों का, सबने अपने हिसाब से भाषाएं चुनी हैं। इसीलिए तो देखिए हम लोग के यहाँ इतना नई नई भाषाओं का विकास हुआ है। भाषाएं ऐसे ही विकसित होती हैं, तमाम चीज़ें अडॉप्ट करके। अब प्राकृत कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है ना। इन्हीं सब का, आप ये जानिए, जो हिंदी आज हम लोग बोल रहे हैं ना, ये इन्हीं सब का अपभ्रंश रूप है। ये जो हिंदी खड़ी बोली, जैसे हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है? अमीर खुसरो। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हिंदी इनसे ही शुरुआत हुई होगी। यही सब भाषाएं तोड़ मरोड़ के ना, छोटी होते होते, जैसे अगर कोई इसमें से सुन रहा होगा जो मुझे, और संस्कृत का स्टूडेंट होगा, उसको पता होगा संस्कृत का एक एक शब्द इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको छोटा करके, संधि विच्छेद कर करके जो आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, यही सब उन सारी भाषाओं का अपभ्रंश रूप है, ठीक। भाषा विज्ञान ऐसे ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप देखें, हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो किस लैंग्वेज में बात करते हैं? बात आप हिंदी में ही करते हैं, लेकिन देखिए लिखते हैं दूसरी तरीके से, ठीक। जैसे हम बार बार समझाते हैं, जैसे क्या कर रही हो, ऐसे लिखते हैं ना व्हाट्सएप पे, ठीक है। लेकिन ये कोई और भाषा कौन सी है? हिंदी। लिपि कौन सी है? रोमन लिपि है, ठीक। तो समय समय के साथ भाषाएं अपने हिसाब से, लिपियां अपने हिसाब से चेंज हुआ करती हैं। और आजकल जो हम लोग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, पूरी तरह से हिंदी भी नहीं इस्तेमाल करते, पूरी तरह से इंग्लिश भी नहीं, जिसको आजकल एक नया लैंग्वेज इस्टेब्लिश हो रहा है धीरे धीरे, हिंग्लिश। बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी शब्द डालते रहिए, ग्रामर हिंदी का इस्तेमाल करते रहिए, वो एक नई लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, प्रचलन में आ रही है, इंग्लिश। और कोई डाउट नहीं है, आने वाले समय में ये ही सरकारी आधिकारिक भाषा हो जाए। भाषा विज्ञान ऐसे ही तो काम करता है। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत। मुगलों की हमने क्या बताया? फारसी। पूछता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है कि भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे भारत में शक राजा, ठीक। आइए, उज्जैन के जो शक वंश थे, यानी काद्रमक वंश, इसका संस्थापक कौन था? चस्टर। नाम बड़ा अनोखा है, चस्टर था। जो उज्जैन के शक वंश का संस्थापक चस्टर था। और इसी वंश में, उज्जैन के ही शक वंश में, जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ रुद्रदामन, जिसका कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक। पल्लव या पार्थियन समाज का वास्तविक संस्थापक, ये पहलव वंश, जो ये बताया ना 4 अकमण हुए थे, हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। पल्लव का जो पार्थियन समाज का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस था, ठीक। पहले शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो गोंडो फर्नीस था। देखिए सब बाहरी है, इसीलिए इन लोग का नाम अजीब अजीब सा है। और इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है?
तख्ते बही अभिलेख से। भाई इतनी जो जानकारी एकत्रित करके रख रहे हैं हम लोग, लिख रहे हैं, ये पता कहाँ से चला? तख्ते बही अभिलेख से पता चलता है। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुजुल-कुटफिसस। वास्तविक संस्थापक कुजुल-कुटफिसस था। और कनिष्क, जिसको आप सब पहचानते होंगे, वही कनिष्क, मतलब पहचानते क्या, जानते होंगे, हैं तो नहीं जो आप पहचानेंगे, वही कनिष्क ने जिसने चाइना के रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था, सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। ये कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक है। इसके रग तक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ठीक, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे ये सब जो बौद्ध दार्शनिक थे, ये कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव है। ये जो पॉइंट लिखा है, ये वो पूछता है, यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। ठीक है, पूछता है कि यौधेय सिक्कों पर कौन से देवताओं का अंकन मिलता है। अगला देखते हैं। अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों के अनुसार यौधेयों का साम्राज्य दक्षिणी पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच विस्तृत था। ये तमाम छोटे छोटे राज्य थे। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट कौन था? वसुदेव था, अभी बताया ही, अंतिम शासक भी था। अगाधोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण यानी बलराम और वासुदेव दोनों अंकित हैं। बड़ा यूनिक सा पॉइंट है, आप देखिए, नोट कर लीजिएगा, यहाँ बना पाए तो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, भागवत यानी भागभद्र ने विदिशा बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की थी। शातकर्णी प्रथम, ये सातवाहन वंश का राजा है, इसने दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। शातकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि? दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इसका ये मतलब हुआ कि उसका साम्राज्य बड़ा था। 3 समुद्रों का पानी, ठीक, यानी एक बे ऑफ बंगाल हो गया, एक अरब सागर हो गया, एक हिंद महासागर हो गया। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकाल किए एवं कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। विशिष्टिपुत्र पुलुमावी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। किसको? विशिष्टिपुत्र पुलुमावी। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? विम-कटफिसस को माना जाता है। विम-कटफिसस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर इन सब की उपाधि धारण की है। और इंटरेस्टिंग बात, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? विम-कटफिसस ने ही चलाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा। विम-कटफिसस ने ही सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। कुषाणों ने इसको कहा जाता है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। अगला, हुविश्क ने कश्मीर में हुविश्कपुर या हुश्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। और मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। ये बात समझ रहे हैं कि मूर्तियां बनने लगी। ठीक, पूजा के रूप में मूर्तियों का प्रयोग होने लगा। उसके पहले कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, एक परिकल्पना थी ईश्वर की, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं होती थी। श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ एवं दक्षिण भारत में शेट या चेटियार कहा जाता है। ठीक है, सेठ तो बड़ा कॉमन शब्द होगा आपके लिए, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, पिक्चर में तमाम सुना होगा, सेठ जी। ठीक, तो ये श्रेष्ठ का ही तत्भव रूप है। तो श्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ कहा जाता था, दक्षिण भारत में नहीं श्रेष्ठियों को क्या कहा जाता था? शेट या चेटियार कहा जाता था। यज्ञश्री सातकर्णी ने ये व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसका संकेत इसके सिक्कों पर बने जहाज के चित्र से मिलता है। जहाज का चित्र अपने सिक्का बनवाया था ना, इससे पता चलता है कि जहाज पे घूमने का बड़ा शौकीन रहा होगा। मथुरा शैली आदर्शवादी है तो गांधार कला शैली यथार्थवादी है। ये सिर्फ वो पॉइंट लिखे हैं जो प्रश्न में पूछे आते हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के नाम के साथ तिथियां भी उत्कीर्ण करवाई। ठीक, यदि आपसे पूछता है कि कौन से राजा ने सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं के नाम के साथ तिथि भी उल्लिखित करवानी चालू करी, तो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी शासकों ने। भास की अन्य रचनाएं दरिद्र चारुदत्त, उरुभंग, पंचरात और बालचरित आदि हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिक पॉइंट्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि देखिए वो पॉइंट है जो इन जनरल आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जनरली तमाम सारे एक एक टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन इसलिए
मेरा सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है कि आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें, अपने नोट्स में लिख जरूर लें। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें जिससे, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे अगर नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।